So hi everyone, and now we are moving to our last chapter of ICSE class 10 economics, and the name of the chapter is consumer awareness. So इस chapter में we are going to study about how a consumer gets exploited in the market and how can the consumer stay protected. तो आइए डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करते हैं. सबसे पहले कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है व्हेन अ सेलर चीट्स एनी कंज्यूमर. कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके की चीटिंग को हम लोग कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं. कैसे कैसे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो सकता है आप देखो यहां पे बताया हुआ है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. पहला बोल रहा है अंडरवेट. आपने पैसे दिए 1 किलो शुगर के लिए, पैसे दिए 1 किलो शुगर के लिए, बट शॉपकीपर ने वेट ही कम रखा और आपको सिर्फ 900 ग्राम्स दिया. सो आपको कम क्वांटिटी दिया, कम वेट करके दिया. दैट इज वन टाइप ऑफ चीटिंग. प्राइसेस ज्यादा ले लेना, हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा है, एमआरपी से भी ज्यादा प्राइसेस चार्ज करना, दैट्स अनदर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. सब स्टैंडर्ड मतलब पुअर क्वालिटी. तो खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, पैसे आप ले रहे हो अच्छा खासा बट क्वालिटी खराब दे रहे हो, दैट इज अगेन एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर. Adulterated products, we are going to discuss this more in detail later on in this chapter. Adulterated products का मतलब होता है फूड आइटम्स में मिक्सिंग, मिठाइयों में या फिर किसी भी तरीके के खाने में जो क्वालिटी खराब करने वाली इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स की जाती है उसे हम कहते हैं अडल्ट्रेशन. ठीक है. और कैसे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो सकता है. मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन. जैसे सोसाइटीज में बिल्डिंग्स का आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि ये बिल्डिंग, ये सोसाइटी में जिम भी होगा, ये सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट भी होगा, ये सोसाइटी में स्विमिंग पूल भी होगा, ये सोसाइटी में वाईफाई भी होगा. जब आप खरीद लेते हो फ्लैट तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है. प्रॉमिस बहुत कुछ हुआ था, फॉल्स प्रॉमिस होता है. दैट इज अगेन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर्स. 5 करके चलना, 5 इज इनफ. ठीक है, बाकी आपको करना है तो और आगे कर सकते हो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजन कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती क्यों है. व्हाई अ कंज्यूमर गेट्स एक्सप्लॉइटेड. सो व्हाट आर द रीजंस. तो हमने देखा कि कंज्यूमर कैसे एक्सप्लॉइट होता है. ठीक है ना. अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें था कंज्यूमर कैसे एक्सप्लॉइट होता है, हाउ. अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाई. तो नंबर 1 रीजन इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. कंज्यूमर के पास सारे इंफॉर्मेशन होते नहीं है, and this gives an opportunity to the seller to exploit that lack of information. उसे पता है कंज्यूमर को बहुत डिटेल पता नहीं है, क्वालिटी का कंज्यूमर को मालूम नहीं है, कंज्यूमर को ज्यादा दाम बोल दो वो खरीद लेगा. सो लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर इज वन रीजन. सेकेंड आता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स. जब गुड्स की शॉर्टेज होती है मार्केट में तो सम कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे हायर प्राइसेस ऑल्सो. अगेन सेलर्स को मौका मिल जाता है ज्यादा प्राइस में बेचने का. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन को लिमिट कर देना. देखो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ फ्यू सेलर्स होते हैं मार्केट में, जिसे हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं. ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं. तो क्या होता है, सेलर्स को मालूम है, जैसे मान लो किसी जगह पे होटल है, आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे गए और उस टूरिस्ट स्पॉट पे 5 होटल्स है. तो 5 होटल्स तो बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन अगर उन 5 होटल वालों ने पार्टनरशिप कर ली, उन 5 होटल वालों ने ग्रुप बना लिया. ग्रुप को क्या बोलते हैं पता है, कार्टेल बोलते हैं. सेलर्स का जब ग्रुप बन जाता है ना, दैट्स कॉल्ड अ कार्टेल. CARTEL, दैट्स कॉल्ड अ कार्टेल. 5 होटल वाले क्या करेंगे, सब एक साथ दाम बढ़ा देंगे. देखो एक जन दाम बढ़ाता तो कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा दाम बढ़ाएगा तो कस्टमर तीसरे के पास चला जाएगा. बट अगर सबको ही दाम बढ़ा दे, ग्रुप करके कंपटीशन ही खत्म कर दे, तो कंज्यूमर फंस गया. तो दिस इज अनदर रीजन कि चीटिंग क्यों होता है कंज्यूमर्स के साथ. देखो सेलर्स अगर साथ में आ जाए, सेलर्स अगर अंडरस्टैंडिंग कर ले तो कंज्यूमर बेचारा फिर कहां जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है चीटिंग के लिए इलिटरेसी.
तो कंज्यूमर को जब गुड्स बेचते हो, कंज्यूमर पढ़ा लिखा है नहीं, गांव का लोग, गांव गांव में ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो एक्सपायरी डेट के बाद वाला प्रोडक्ट भी बेच देते हैं, एमआरपी से भी ज्यादा दाम वाला प्रोडक्ट बेच देते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है नहीं, वो क्या ही देखेगा रैपर में, वो पढ़ेगा ही नहीं। And advertisement, ill effects of advertisement can manipulate the consumers. Advertisement can attract the consumers towards the product. So advertisement भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में. इट अट्रैक्ट्स, consumer gets attracted by the advertisements, and then they are ready to pay anything for that product. So these are the reasons why a consumer gets exploited. So we saw how a consumer gets exploited, and now we saw the reasons for consumer exploitation. ठीक है, जो जो मैं टॉपिक करा रहा हूं आप बस वही करते हुए चलना. All right, next topic that we are going to see is consumer rights. So as a consumer, we have got certain rights which is given to us in the Consumer Protection Act. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को शॉर्ट में कोपरा बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कोपरा वर्ड दिख जाए तो इट मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, तो वी हैव गॉट सर्टेन राइट्स, सर्टेन पावर्स दैट इज गिवन टू अस बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो मैं आपको यहाँ पे एक एक राइट समझाता हूँ. यहाँ से केस स्टडी आ सकता है, छोटा मोटा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान से सुनना. सबसे पहला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. एज अ कंज्यूमर वी शुड गेट all details about the product, like what is the ingredient, what is the MRP, when it was the product manufactured, when is it going to expire, what are the precautions agar medicine hai for example, so what are the precautions that we should take while having that product. So basically all information we should get. If we ask and the seller is not giving, then we can complain against that seller. ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा राइट है, अच्छा यहाँ पे एक आरटीआई एक्ट के बारे में भी है. आरटीआई में आपको लेटर ऑन डिटेल में कराऊंगा, है सिलेबस में हमारा. अभी आप खाली फुल फॉर्म समझ कर रखना, डिटेल में भी अब टू डिस्कस. नेक्स्ट आता है राइट टू चूज. एज अ कंज्यूमर आई हैव द राइट टू बाय व्हाटएवर आई वांट फ्रॉम वेरेवर आई वांट. अगर मैंने शर्ट एक शॉप से खरीदा है, आई हैव द फुल राइट टू गो एंड बाय द पैंट फ्रॉम अनदर शर्ट, सॉरी अनदर शॉप. I don't have to buy, the seller cannot force me. सेलर हमें फोर्स नहीं कर सकता कि अगर आपने शर्ट एक जगह से खरीदी है तो पैंट भी आपको वहीं से खरीदना है. We cannot be forced. This is the right which gives us freedom of choice. नेक्स्ट आता है राइट टू सीक रिड्रेसल. रिड्रेसल का मतलब होता है सोल्यूशन. ठीक है, रिड्रेसल वर्ड जो है इसका मतलब होता है सोल्यूशन. So we have the right, we have the power to seek solution, to get solution. तो अगर हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो हमें कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, हमें उसका पैसे मिलने चाहिए, या किसी तरीके का रिफंड, रिपेयर, रिटर्न, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कुछ तो सोल्यूशन मिलना चाहिए अगर हमारे साथ चीटिंग हुई है तो. That's 4. Sorry, that's 3. Number 4 is right to safety. We have the right of physical as well as health safety. अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदा जो कि चलाते वक्त खराब हो गया, या उससे मुझे हर्ट हो गया, फिजिकली इंपैक्ट हुआ, या फिर मैंने कोई फूड आइटम खाया उससे मेरी हेल्थ खराब हो गई, बेसिकली मेरे सेफ्टी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन अगेन कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर फॉर सेलिंग सच गुड्स. आई हैव द राइट ऑफ सेफ्टी. Point number 5 is right to be heard. We have the right to make complaints. हमारा कंप्लेन लेने से कोई डिनाई नहीं कर सकता. ठीक है, अप्रोप्रिएट फोरम्स, एक 3 जगह है जहां पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं. आई विल डिस्कस इट लेटर. देयर आर 3 प्लेसेस, 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स वेयर यू कैन गो एंड कंप्लेन. तो कंप्लेन करने का भी हैव द राइट. हमें कंप्लेन करने से कोई रोक नहीं सकता. उस राइट को कहते हैं राइट टू बी हर्ड. हमारी बातें सुनने का, सुनाने का हमें राइट है. वैसे 6 राइट्स होते हैं, आपके बुक में 5 दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 6th वाला ऊपर लिख दिया है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. आप एक बार सुन लेना और इसको नोट डाउन भी कर लेना. इफ इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, लाइक मेरे बुक में नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, बट लॉ में है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. मतलब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि कस्टमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिलेटेड एजुकेशन ये देना सरकार की जिम्मेदारी है. वी हैव द राइट टू गेट एजुकेटेड इन कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स.
देखो आप लोग तो कॉमर्स स्टूडेंट है, आप लोग तो पढ़ रहे हो, क्लास 10 में पढ़ रहे हो, क्लास 12 में भी पढ़ोगे, बट साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो ये सब राइट्स के बारे में नहीं पता, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को तो ये सब राइट्स के बारे में नहीं पता, ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। सो हाउ विल अदर पीपल गेट टू नो? कंज्यूमर तो सभी है, आप भी कंज्यूमर हो, साइंस वाला दोस्त भी कंज्यूमर है, आर्ट्स वाला दोस्त भी कंज्यूमर है, एवरीवन इज अ कंज्यूमर, but only you are knowing what rights you have. So how will they know? So they have the right to consumer education. They can ask the government to provide them information about this law. So that's another right. All right. The next topic is food adulteration. Food adulteration में आपको सिर्फ मीनिंग करना है और हार्मफुल इफेक्ट करना है। सो मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, अडल्ट्रेशन या फूड अडल्ट्रेशन इज बेसिकली मिक्सिंग सर्टेन आइटम्स इन द फूड, जिससे कि फूड की क्वालिटी खराब हो जाए, जिससे कि फूड की क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाए, वो हार्मफुल हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा, इट वोंट बी गुड फॉर योर हेल्थ। तो दैट इज फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो फूड आइटम्स में, मिठाइयों में, ये सब में होती है। ओके, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स? हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पे आपको बताया हुआ है। एक तो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज क्रॉनिक? क्रॉनिक वो होता है जो 3 मंथ से ज्यादा चले। ठीक है, 3 मंथ्स और मोर अगर कोई बीमारी चलती है, 3 मंथ्स और मोर, तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक। ठीक है ना? तो क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, बच्चों का ब्रेन डैमेज हो सकता है, डायरिया हो सकता है। फूड आइटम रिलेटेड है तो यही सब प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, देयर कैन बी एलर्जीज, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आप कुछ 3-4 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। और नेक्स्ट आता है, फूड को इम्प्योर कर देता है और इसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, बट आप देखोगे लोग खा के और सुस्त हो जाते हैं। पीपल वांट टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, पीपल डोंट लाइक टू बिकम एक्टिव। तो क्या हो रहा है, खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, बट खाना खाने के बाद और एनर्जी डाउन हो जा रही है। क्यों? बिकॉज वी आर ईटिंग इम्प्योर फूड। इम्प्योर क्यों हो रहा है? क्योंकि सेलर लोग मिलावट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जा रही है। फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। फूड हम लोग खाते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए। We don't eat food for taste, we eat food for nutrients, but we are not getting sufficient nutrients. आप देखो मार्केट में विटामिन की गोली मिल रही है, तरह तरह के हेल्थ ड्रिंक्स मिल रहे हैं। क्यों? फूड इज नॉट सफिशिएंट इनफ। So these are the harmful effects of adulteration. सिंपल है, ठीक है। All right, the next part is Consumer Protection Act and its features. तो देखो आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, हमारे देश में फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। तब जमाना कुछ और था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, एंड तब के हिसाब से रूल्स बने थे। नाउ दिस लॉ इज गॉन एंड अ न्यू लॉ हैज कम, और इसे भी आए हुए 5-6 ईयर्स हो गए हैं, विच इज 2019 कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट। तो अभी जो कोपरा चल रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो अभी जो कोपरा चल रहा है वो 2019 वाला चल रहा है। तो आपको बस इसका मीनिंग फीचर करना। मीनिंग मतलब क्या? ये एक लॉ है जो कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। आपको मेनली फीचर याद रखना है। कितने फीचर्स याद रखोगे? 4 to 5 फीचर्स याद रखोगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, मैं यहाँ से शॉर्ट में करा देता हूँ, आपके बुक में डिटेल में दिया होगा, मतलब पॉइंट फॉर्म में दिया होगा, आप वहां से कर लेना। ठीक है, सेम चीज दिया हुआ है। इफ यू डोंट हैव दिस इन योर बुक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ये लो, मैंने आपके लिए यहाँ कर दिया, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो क्या खास है इस लॉ में? 2019 का जो नया लॉ आया है, इसमें क्या खास है? सबसे पहला बात, इसमें कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है कि कंज्यूमर है कौन। ठीक है, तो हु इज अ कंज्यूमर? तो यहाँ पे मेनली बेसिकली जो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, ऑफलाइन तो पहले से था ही, अभी ऑनलाइन वर्ड भी इंक्लूड कर दिया है। जो पुराने लॉ थे उसमें कंज्यूमर वही था जो गुड्स को फिजिकली खरीदता था। अभी जो नया लॉ है, नए लॉ में कंज्यूमर वो भी है जो ऑनलाइन खरीद रहा है, जो शॉप में कभी गया ही नहीं, होम डिलीवरी करवा रहा है, वो भी कंज्यूमर है। तो बेसिकली लॉ को आज के टाइम में अपडेट किया गया है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, यहाँ पे एक सीसीपीए का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एग्जाम के लिए फुल फॉर्म याद रखोगे। क्या है ये सीसीपीए? सीसीपीए एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड मैटर्स को देखेगा।
सेलर्स की एक्टिविटीज पे ध्यान देगा, कंज्यूमर्स कहाँ चीट हो रहे हैं उस पे ध्यान देगा। तो एक सेपरेट इंचार्ज एक तरीके से बोल सकते हो गवर्नमेंट ने एक बनाया है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, जस्ट लाइक आरबीआई, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। आरबीआई पैसों के मामले को देखता है, ये कंज्यूमर्स के मैटर को देखेगा। अच्छा, इस लॉ में भी 6 राइट्स दिए हुए हैं, ये वही 6 राइट्स है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया, ठीक है। इसमें कंज्यूमर एजुकेशन भी मेंशन्ड है, तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पुराना लॉ में भी 6 राइट्स था, नए लॉ में भी 6 राइट्स है, नो चेंज है। हाँ, इस लॉ में बहुत हैवी पनिशमेंट होगा अगर आपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया तो। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि 2019 के बाद से टीवी पे जो एड्स आ रहे हैं उसमें प्रोमिसेस बहुत कम कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स वाले हैं ना, पहले कुछ भी प्रॉमिस करते रहते थे। हेल्थ ड्रिंक वाले वो बोलते थे हाइट बढ़ा देंगे, हमारा हेल्थ ड्रिंक पियो हाइट बढ़ जाएगा। फेयरनेस क्रीम वाले वो बोलते थे आपका शक्ल का चेंज ही कर देंगे, हम कलर ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो पहले बहुत बड़े बड़े वादे होते थे, अभी ये 2019 का जब से लॉ आया है ना, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट बहुत कम हो गया है, उनका प्रॉमिस भी बहुत कम हो गया है। बिकॉज नाउ दे नो कि अभी ना आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको पेनल्टी लग जाएगा। सो नाउ दे आर वेरी केयरफुल, ठीक है। यस, एक डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया है, ठीक है। जैसे बायर और सेलर में जो डिस्प्यूट है, तो उनको बेसिकली सॉर्ट आउट किया जाए, मैटर कोर्ट में ना जाए, बिकॉज कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे मैटर पड़े हुए हैं। तो एक नया मैटर अगर कोर्ट में जाएगा, डेली कोई ना कोई सेलर और बायर का कहीं ना कहीं इंडिया में झगड़ा होता होगा, सो इफ एवरी मैटर स्टार्ट्स गोइंग टू द कोर्ट, तो कोर्ट के ऊपर बर्डन हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, ये एक रिड्रेसल कमीशन बनाया गया है, जिसमें कि कोर्ट के बाहर ही मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, ठीक है ना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रीडिफाइन किया गया है, तो ऐसे कौन कौन से काम को गलत माना जाएगा, वो काम सारे के सारे इस लॉ में लिखे हुए हैं। तो अगर आप उनमें से कोई काम कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, पहले आपको कंप्लेन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, नाउ यू कैन सिट एट होम और आप कंप्यूटर में बैठ के कंप्लेन कर सकते हो। 5 लाख तक का प्रोडक्ट है तो कंप्लेन फ्री में हो जाएगा। जैसे मान लो आपने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, आपने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का दाम था 50,000 रुपीज, तो 5 लाख से कम हुआ, तो 50,000 रुपीज का अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप फ्री में कर सकते हो। 5 लाख से नीचे का अगर अमाउंट है ना, तो यू कैन कंप्लेन फॉर फ्री। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटीज इंट्रोड्यूस, अगर प्रोडक्ट खराब बना, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया, तो द सेलर हैज टू गिव कॉम्पेंसेशन टू द बायर। ये सब इस लॉ में बोला गया है, ठीक है। और भी बातें बोली गई है, अगर आपके बुक में गिवन है, ये देखो जैसे 2019 का सेलिएंट फीचर्स, तो फीचर्स बेसिकली हमें बोला है पढ़ने को, तो जो जो आप मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कराया ना आपको, यही सब बातें यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखी हुई है। आप चाहो तो, अगर आपके बुक में है तो वेरी गुड, अगर आपके बुक में नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एग्जाम में कौन सा लिखेंगे, 1986 का लिखेंगे या 2019 का लिखेंगे। देखो अगर आपका बुक पुराना है तो 1986 वाला दिया होगा बुक में, 1986 का लॉ अब चला गया है, ठीक है। इवन 2019 का जो लॉ है वो भी 5 इयर्स पुराना हो गया है, वो भी 5-6 इयर्स पुराना हो गया है। तो आपको जो भी लिखना है ना वो 2019 वाला लिखना है, बिकॉज करेंटली हमारे कंट्री में कौन सा लॉ चल रहा है, 1986। ये तो गॉन, ये तो लॉन्ग टाइम गॉन। अभी कंट्री में जो लॉ चल रहा है वो 2019 वाला चल रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो 5 to 6 years ओल्ड। 5 to 6 years ओल्ड, ये भी 5 to 6 years ओल्ड हो गया। आपको 2019 वाले बात को लिखना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज न्यू, इसका मतलब ये नहीं कि वेरी न्यू है, ये भी 5-6 साल हो गया। आप तब बच्चे हुआ करते थे, क्लास 4-5 के बच्चे हुआ करते थे, तब से ये लॉ है, ठीक है। तो काफी टाइम हो गया है, तो आपको 2019 वाला लिखना है। बुक वाले चेंज नहीं कर रहे, वो बुक वालों का प्रॉब्लम है। काउंसिल हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है, तो अगर आपके बुक में गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं गिवन है तो स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लो, ठीक है। एनी 5 पॉइंट आप कर सकते हैं, वही सब है जो मैंने ऊपर कराया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब कुछ कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने को बोला है काउंसिल ने, तो आओ मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप तुरंत पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या होता है। देखो एक बात यहाँ पे लिखी है कि हर किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं होती मार्केट में जाके दाल चावल आटा ये सब खरीदने की, है ना। एवरीबडी इज नॉट रिच इनफ, ठीक है। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं और उनको लाइक अगर फैमिली में 5-6 मेंबर्स है, रोज का खाना खिलाना उतना पॉसिबल नहीं होता बहुत लोगों के लिए, तो क्या वो मार्केट से खरीद नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए पीडीएस स्टार्ट किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया, जहां पे गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप चलाती है, जिसे हम लोग राशन शॉप बोलते हैं ना हिंदी में, राशन शॉप बोलते हैं।
तो गवर्नमेंट सस्ते रेट में वहाँ पे राइस देती है, गवर्नमेंट सस्ते रेट में वहाँ पे दाल देती है, आटा देती है, ऑयल देती है। तो गवर्नमेंट सस्ते रेट में उन लोगों को बेसिकली फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है जो कि पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं। तो दैट्स पीडीएस, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जिसे कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 में एक लॉ आया था जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लॉ का यूज करके इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको एक्सेस करना है, क्योंकि देखो सरकार हम लोग बनवाते हैं ना, वी गो एंड वोट, वी गो एंड वोट, तो हमारे वोट से सरकार बनती है। तो सरकार क्या कर रही है वो हमें पता होना चाहिए, देखो सरकार किसने बनाया, हम लोगों ने बनवाया। तो वी शुड बी अवेयर कि सरकार क्या काम कर रही है। तो कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग जाके पूछेंगे वो तो भगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये लॉ का यूज कर सकते हैं और इस लॉ का यूज करके वी कैन गेट एक्सेस टू देयर डॉक्यूमेंट। पूरा लाइव डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, मिल सक मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगे हो तो इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कॉपीज मिल सकती है डॉक्यूमेंट की। आपको मेन कॉपी तो नहीं मिलेगी, बस उसकी डुप्लीकेट कॉपी वो लोग दे देंगे, ठीक है। सर्टिफाइड सैंपल दे देंगे, मतलब वो प्रॉपर जेरोक्स कॉपी होगी जिसमें साइन करके वो दे देंगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको भेज दी जाएगी, आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। सरकार ने रोड बनाने में कितना खर्चा किया, आपके घर के सामने जो रोड बना है कितने का बना है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। वो आपको मेन डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, बट मेन डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी साइन करके दे देंगे, जिससे कि आपको पता रहेगा कि वो ओरिजिनल की ही कॉपी है, ठीक है। तो मेन तो नहीं देंगे ऑब्वियसली, दे आर गोइंग टू गिव यू जेरोक्स कॉपी, तो ये आप मांग सकते हो, ठीक है। ये अभी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, पहले ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया है। तो अभी आपको पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनके अथॉरिटीज का इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गेट इट, ठीक है। इसमें होता क्या है, जितने भी सपोज आपको रेलवे का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रेलवे क्या करेगा, रेलवे एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा। रेलवे क्या करेगा, रेलवे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा। आपके जो कंप्लेंट्स है या आपको जो चाहिए, आप मेल लिखोगे, मेल करो, इसकी वेबसाइट है, बेसिकली इसकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट से आप अप्लाई करोगे। आपका मैसेज किसको जाएगा, आपका मैसेज पीआईओ को जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क। आपको बहुत सिंपल में इतना याद रखना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे? नो, देयर इज वन एक्सेप्शन, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट लॉ। मतलब आप सारे इंफॉर्मेशन, सपोज आपको मिलिट्री का इंफॉर्मेशन चाहिए कि बताओ मिलिट्री का क्या, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग है, मिलिट्री वाले कौन से आर्म्स एंड वेपन्स यूज कर रहे हैं, मिलिट्री वालों का क्या प्लान है बॉर्डर पे, तो ये सब आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि नेशनल इंटरेस्ट, आप देश के साथ धोखाधड़ी कर सकते हो ये इंफॉर्मेशन लेकर, ठीक है। या आपको इसरो, जो हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसरो का क्या प्लान चल रहा है, वो लोग कैसे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या मिलिट्री वाले अपना नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे जिससे कि कंट्री को नुकसान हो सकता है। जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, रोड कितने का बना, उसमें क्या मटेरियल लगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को कितने पैसे, ये सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बट सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिए जाएंगे, तो यू कैंट हैव ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज आरटीआई, ठीक है। पीडीएस मैंने आपको समझा ही दिया ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे पीडीएस के बारे में फिर से कुछ बोला हुआ है, आप एक बार देख लेना, पीडीएस वही ऊपर में जो समझाया वही है, ठीक है। लास्ट जो 3 टॉपिक आपको बोला है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने बोला है। देखो क्या होता है ना, पुराने जमाने, ज्यादा पुराने जमाने में, एक यहाँ पे देखो आईएसआई है ना, आईएसआई बोलकर एक मार्क होता था जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में होता है, ठीक है। अब एसी अगर आपके घर में होगा, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बड़ा आइटम होगा, रेफ्रिजरेटर्स होंगे, तो उसमें आईएसआई मार्क होगा, ये इस टाइप का मार्क होगा, ठीक है। देखो ऐसा मार्क होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही आईएसआई को ना अब नाम बदल के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया है, बिस बोलते हैं इसको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो पहले जो आईएसआई मार्क था वो अभी बिस मार्क है। ये क्या है, ये बेसिकली क्वालिटी का मार्क है, ये स्टैंडर्डाइजेशन का मार्क है। मतलब अगर आप एसी खरीदने जा रहे हो और आपको एसी में आईएसआई मार्क दिख गया, तो आप समझ लेना कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसमें क्वालिटी की कोई टेंशन नहीं है, तो आप खरीद सकते हो वो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हो, दो रेफ्रिजरेटर है, एक में आईएसआई मार्क है, एक में आईएसआई मार्क नहीं है,
आप वो वाला रेफ्रिजरेटर लेना जिसमें आईएसआई मार्क होगा, सो दैट इज मोर क्वालिटी वाला मार्क, ठीक है। दूसरा फिर आपको बोला एग मार्क के बारे में पढ़ो। एग मार्क क्या होता है, देखो आईएसआई मार्क इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है, एग मार्क जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। तो एग मार्क आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मिलेगा। तो अगर आप कोई पैकेट फूड खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो पैकेट के पीछे देख लेना, जैसे आप मान लो पैकेट दाल खरीदने जा रहे हो, तो पैकेट दाल के पीछे आप देख लेना एग मार्क है कि नहीं। अगर एग मार्क है तो फिर आप वो खरीद सकते हो, वो क्वालिटी का अश्योरेंस है। अच्छा, एक और होता है इको मार्क। क्या होता है इको मार्क? इको मार्क अगर आपको किसी प्रोडक्ट में दिख जाए, इसका मतलब वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो ऐसा प्रोडक्ट मत खरीदिए जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज हो, बाय इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये कौन इशू करता है? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही इशू करता है, बीआईएस ही इशू करता है। सो बेसिकली अथॉरिटी टू पुट एन इको मार्क ऑन एनी प्रोडक्ट इज विद द बिजनेस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं सिलेबस में, तो जितना था वो मैंने आपको करा दिया। अब आपको एक बार अपने एंड से कर लेना है, ठीक है, इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच एवरीवन।